हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सीक्वेंस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने जीपी स्टार्ट किया था। जीपी के कुछ एक या दो क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो आज हम उसी प्रैक्टिस को आगे करते हैं क्योंकि जीपी आप लोगों के लिए नई है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को ज़्यादा करवाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। पहले सिंपल से क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं। जीपी के अंदर एपी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था, इसलिए हमने एपी के अंदर डायरेक्ट ही जो आसान लेवल था वो नहीं करवाए थे। ठीक है, अब देखो, अगर अपन बात कर रहे हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, एनाटॉम पढ़ चुके हैं अपन, और ठीक है एनाटॉम वगैरह तो पढ़ ही चुके हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखो कि अगर इफ़ ए बी सी और डी एंड A, B, C, D and X are distinct real numbers। ठीक है, इस तरीके से है सच दैट कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी डी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन में देन प्रूव दैट कि ए बी सी और डी ये सब किस में है, जीपी के अंदर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। पहली बात तो हमें जीपी के लिए ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जीपी के लिए अपने को क्या चेक करना होता है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है अगर वो सेम आ जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपने को प्रूफ किसको करना है, यहाँ पे अपने को प्रूफ इस चीज़ को करना है कि ये जीपी के अंदर है। तो इसका मतलब अपने को बेसिकली प्रूफ क्या करना रहेगा, ये प्रूफ करना रहेगा कि बी बाई ए, सी बाई बी और डी बाई सी, क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो है। अगर ये हम प्रूफ कर दें कि ऐसा है तो क्या होगा भाई, तो ये जीपी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में ना एक कंडीशन भी तो दी हुई है, उसका भी तो कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही होगा। हाँ भाई, करना है उसका यूज़। तो देखो वो कंडीशन लिख लेते हैं पहले तो, कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी और सी ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर और लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अपन एक काम करते हैं कि इनको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए सी एक्स। ठीक है, और प्लस में बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर। करेक्ट है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, चलो मैं आपको समझा देता हूँ पहले लिख के ही, कि ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी एक्स प्लस बी स्क्वेयर, इसको और इसको साथ में रख लिया। कोई ख़ास वजह है क्या सर इसको इनको साथ में रखने की? पता चल जाएगा भाई अब। ठीक है, देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा आप लोगों को कोई ख़ास वजह है कि नहीं। फिर बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी एक्स प्लस सी स्क्वेयर, इसको और इसको साथ रख लिया। ठीक है, अब तो एक ही जना बच गया है, उसको भी साथ में रख लो। हाँ वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कि अब देखना ये है कि ये कुछ बन रहा है क्या सर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। भाई किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? ए एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही आगे वाली टर्म भी कुछ बन रही है क्या? बी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही आगे वाली टर्म भी कुछ बन रही है क्या? सी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो भाई ये देखो, किसी चीज़ का अगर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, किसी चीज़ का मैं होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो वो होल स्क्वायर, तो ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि ये, क्योंकि पूरी टर्म ही होल स्क्वायर है, तो ये कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इसका मतलब 0 से छोटा तो पॉसिबल है नहीं। तो पॉसिबल क्या है सर? सिर्फ इक्वल टू होल्ड कर सकता है, 0 के छोटा तो नहीं ही होगा। ठीक है, तो जब
इक्वल टू होल्ड कर सकता है, जब इक्वल टू होल्ड कर सकता है, और ये अगर मैं कहूँ कि अब इन किसी का होल स्क्वायर और उनका सम जीरो कब हो सकता है, जब इंडिविजुअल टर्म्स भी क्या हों, ज़ीरो हों, तभी तो हो सकता है ये ज़ीरो ओवरऑल। यस सर। तो हमें काम क्या करना है कि ए एक्स माइनस बी को भी ज़ीरो रख दिया, बी एक्स माइनस सी को भी ज़ीरो रख दिया, सी एक्स माइनस डी को भी ज़ीरो रख दिया। ठीक है। यस सर। यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ गई, b बाई ए, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, c बाई बी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, d बाई सी। ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि सर b बाई ए, c बाई बी और d बाई सी ये सब बराबर आ गए। हाँ सर। और यही तो कंडीशन लिखी थी मैंने स्टार्टिंग में कि a b c d अगर मुझे GP में प्रूफ करना है तो यही तो कंडीशन थी वो। तो मैं कह सकता हूँ कि अब a b c d जो हैं ये सब किस में हो गए, GP में हो गए। यस सर, सही कह रहे हो। तो ये आ गया आप लोगों को समझ में, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? सर कोई डाउट नहीं है, तो सब बच्चे से समझ में आया है। अब देखो, जब अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया है तो इससे आगे वाले क्वेश्चन भी आप समझ जाएंगे। चलो लिखो, देखो क्वेश्चन। अब आगे है अपने पास एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ कि देयर आर 4n+1 टर्म्स, देयर आर 4n+1 टर्म्स हैं एक सर्टेन सीक्वेंस के अंदर, एक सर्टेन सीक्वेंस के अंदर 4n+1 टर्म्स हैं। ठीक है। ऑफ विच द फर्स्ट 2n+1 टर्म्स। अब देखो टोटल टर्म्स तो कितनी है, 4n+1, उसमें से जो पहली 2n+1 टर्म्स हैं वो तो AP बना रही हैं, फॉर्म एन AP विद कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, 2। ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या बन रहा है, 2 बन रहा है। एंड लास्ट की जो 2n+1 टर्म्स हैं, लास्ट की 2n+1 टर्म्स हैं वो GP में है, आर इन GP विथ कॉमन रेशियो कितना है उसका, हाफ मान लिया, कॉमन रेशियो हाफ। ठीक। अब ये लिखो कि मिडल टर्म, इफ द मिडल टर्म ऑफ बोथ AP and GP are same, then find the middle term, mid term या middle term of this sequence। इस सीक्वेंस की अपने को मिडल टर्म निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। देख क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ कि पहली बात तो टोटल टर्म्स कितनी है, 4n+1। ठीक है, 4n+1 टर्म्स हैं। तो देखो मैंने अगर टर्म्स लिखना चाहूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि A1 A2 A3 ऐसे अगर मैं चल रहा हूँ तो an2n+2n होगा पहले तो। ठीक है, फिर A2n+1 होगा, फिर A2n+2 होगा, इसी तरीके से आगे चलूँगा तो A4n+1 तक जा रहे होंगे। ठीक है। उसने बोला कि पहली 2n+1 टर्म्स, तो मतलब कि ये जो हैं ये तो AP में है, और अगर इनकी बात कर रहा हूँ तो ये किस में है, GP में। समझ आ गया कि कहना क्या चाह रहे थे आपका? यस सर, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। अब आगे चलो, उसने बोला कि मिडल टर्म ऑफ AP, टोटल टर्म्स कितनी है AP की, टोटल टर्म्स हैं AP के अंदर, AP के अंदर जो टोटल टर्म्स हैं, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि D कितना है, यहाँ पे 2 है, और इसके लिए R कितना था, हाफ है। ठीक है, टोटल टर्म्स हैं AP के अंदर 2n+1। तो मिडल टर्म कौन सी हो जाएगी भाई? अगर क्योंकि ये ओड है तो मिडल टर्म निकालने में कोई परेशानी वैसे ही नहीं आएगी, एक जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो तो n+1 आ जाएगी मिडल टर्म। ठीक है सर, ये मिडल टर्म आ गई है अपने पास, और अगर मिडल टर्म अपने पास मिल गई है तो हम वो टर्म निकाल सकते हैं। वो टर्म कितनी आएगी, फर्स्ट टर्म अपन ने कितनी है अपने पास, A1 है, A1 मान लिया, प्लस में n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पे n कितना है, n+1 है, तो एक कम करो, n हो गया, इंटू डी। डी तो अपना क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, कितना है सर, 2 है, तो 2n लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत यहाँ तक?
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब देखो आगे, अब चलते हैं अपन कि जीपी की बात कर लेते हैं। जीपी क्या है? a2n+1, यहाँ से तो शुरू हो रहा है जीपी। हाँ सर, शुरू तो यहीं से हो रहा है। अब अगर मुझे ये करना हो कि यहाँ पे मिडल टर्म कौन सी होगी, तो कौन सी टर्म होगी? देखो भाई, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि आप काउंट भी कर सकते हैं कि टोटल टर्म्स 2n+1 है, तो n हम आगे, यहाँ से आगे n बढ़ते हैं, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि n+1th टर्म जो होगी वो अपनी जीपी होगी। और यहाँ पे n+1th टर्म कौन सी होगी सर? यहाँ पे n+1th टर्म कौन सी होगी? तो देखो भाई, n+1th टर्म जो यहाँ पे होगी, या मिडल टर्म जो होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मिडल टर्म। ये भी भाई मिडल टर्म ही निकाली है। ऐसे ही मैं अगर जीपी वाले हिस्से में मिडल टर्म निकालूँ, मिडल टर्म का है मतलब क्या कि अपने को आधी टर्म इधर छोड़ दें, आधी टर्म इधर छोड़ दें और आधी टर्म इधर छोड़ दें, और जो बीच वाली जो बच जाती है वही मिडल टर्म है। तो इस केस में जो अपनी मिडल टर्म आएगी वो आएगी a3n, ठीक है, a3n। और क्या आ जाएगी, या अपने को यहाँ पे मतलब ये होना चाहिए कि हम मिडल टर्म जो निकालेंगे तो टोटल टर्म्स कितनी है अपने पास? 2n+1 है, और मिडल टर्म जो होगी वो 2n+1/2, मतलब n+1th होगा। ठीक है सर, तो इस जीपी के अंदर भी वो कितनी टर्म होगी? वो सर n+1th ही टर्म होगी। लेकिन n+1th टर्म जीपी के अंदर अगर मैं निकालना चाहूँगा तो वो क्या होती है सर? फर्स्ट टर्म इस केस में कितनी है? a2n+1 है, इनटू में कॉमन r कितना है सर क्वेश्चन के अंदर? चलो एक बार और लिख देता हूँ मैं, और ये हो गया अपना n, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? a r और उसकी पावर n-1। देखो यहाँ पे a2n+1 तो a2n+1 ही रहेगा, और r अपना हाफ रहेगा, और इसकी पावर n हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन अपन a2n+1 जो है ये तो उसमें भी तो था AP के अंदर, तो हम इसको AP की फॉर्म में भी तो निकाल सकते हैं यूजिंग AP। अगर AP का यूज़ करके मैं a2n+1 निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? फर्स्ट टर्म जो कि a1 है, फिर हम इसमें से एक कम कर देंगे तो 2n बन गया, इनटू में d कितना है? 2 है, तो a1+4n आ जाएगा ये। कौन? a2n+1। ठीक है, सो मिडल टर्म ऑफ जीपी भी लिख सकता हूँ मैं, कितनी हो गई कि a1+4n इंटू में हाफ की पावर n। ठीक है, ये जीपी की आ गई मिडल टर्म, और ये एपी की आ गई। क्वेश्चन के अंदर लिखा है दोनों के बारे में कुछ, क्या लिखा है सर? कि दोनों इक्वल हैं। दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो इक्वेट कर दो। नाउ इक्वेट, तो इक्वेट अगर मैं कर दे रहा हूँ तो इक्वेट करते ही क्या हो मिल रहा है अपने को कि a1+2n तो AP हो गया, a1+2n तो AP की हो गई, और GP की अभी अपन ने निकाली कि a1+4n, और यहाँ पे अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो 2 की पावर n नीचे आ जाएगा। सही कह रहे हो सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। अब देखो, अब एक तरीका तो ये है कि मैं a की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ। एक तरीका तो है कि मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, क्योंकि a1 तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है ना भाई, a1 तो है ही नहीं ऐसा कुछ, ये तो फर्स्ट टर्म है, कुछ भी हमने मान ली, आप कोई k मान लेता इसको तो हमारा मकसद रहेगा a1 निकालना। तो देखो a1+2n, और यहाँ हो गया a1/2n+4n/2n। ठीक है, अब देखो, या मैं इसको एक काम ये भी कर सकता था कि 2n उठा के मैं इधर ही ले जाता तो भी ज़्यादा ठीक रहा, तो ही ज़्यादा ठीक रहता है, एलसीएम वगैरह लेने का लफड़ा नहीं रहेगा। हाँ ठीक है, तो हम ये काम करते हैं कि हम 2n को उठा के इधर ले जाते हैं लेफ़्ट साइड में, ताकि एलसीएम वगैरह ना लेना पड़े, इसलिए ले जा रहा हूँ, बाकी कोई मकसद नहीं है। अगर आप एलसीएम लेना चाह रहे हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया 2 की पावर n इंटू में a1+2n इंटू में 2 की पावर n इक्वल्स टू a1+4n। ठीक है, a1 उठा के इधर ले आया तो 2 की पावर n-1 हो गया। अब ये उठ के उधर जाएगा तो 4n-2n इंटू 2 की पावर n। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड कर दो, a1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4n माइनस, अब ये 2 तो ऊपर दे दो,
तो n इंटू टू की पावर n प्लस वन बन गया अपॉन टू की पावर n माइनस वन बन गया। ठीक है सर, a1 तो आ गया अपना n की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में निकालना क्या था वो पढ़ लो। क्वेश्चन में निकालना था अपने को कि मिड टर्म निकालो सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस की मिड टर्म कौन सी है, इस जो सीक्वेंस अपने कहाँ गई, ये अपनी सीक्वेंस थी, इसमें मिड टर्म कौन सी थी, 2n प्लस वन ही तो था। तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो पूछ क्या रहा है अपने से, मिड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में जब वो मिड टर्म पूछ रहा है अपने से, तो वो बेसिकली अपने से a2n प्लस वन ही पूछ रहा है। ठीक है, देख a2n प्लस वन, a1 तो अपना क्या हो, a1 प्लस 2n इंटू डी। तो बेसिकली अपने को निकालना क्या है, a1 प्लस 4n निकालना है। a1 अपन ने अभी निकाला है, तो देखो 4n माइनस n इंटू टू की पावर n प्लस वन प्लस 4n। ये एलसीएम अगर मैं लेना चाहूँ तो ले लो, लेकिन एलसीएम लेने से कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो ही एलसीएम ले, तो देख लो एक बार एलसीएम लेके। तो सर देखना क्या है, फिर तो ले ही लेते हैं। हाँ ले लो, चलो 4n माइनस n इंटू टू की पावर n प्लस वन, और ये अपना आ गया 4n इंटू टू की पावर n माइनस 4n। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ कैंसिल हो तो रहा है, ये और ये कैंसिल। यहाँ पे देखो, ये अगर n मैं यहाँ पे दे दूँ, बाहर दे दूँ, इसका जो 2 है तो ये 2n था, तो यहाँ पे एक की 2n कम हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 2n और टू की पावर n अपॉन टू की पावर n माइनस वन। इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख सकता हूँ कि n इंटू टू की पावर n प्लस वन अपॉन टू की पावर n माइनस वन। ये अपना आंसर है, ये निकालना था अपने को। कोई दिक्कत, कोई शंका इसमें? सर ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो गया, समझा रहा था इसलिए बड़ा हो गया, बाकी क्वेश्चन बड़ा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप लिख के दिखाया है इसलिए। ठीक है, समझ गए होगे आप। तो सर इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ना वो बताए थे, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ बताई थी। तो एक तो है कि हम यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक दो क्वेश्चंस और कराऊँ, उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं सर, अब कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो सर पहले प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा और क्वेश्चंस फिर एक साथ कर लेंगे प्रैक्टिस। चलो आप लोग ये कह रहे हो तो फिर ऐसा कर लेते हैं, पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। देखो नहीं तो मैं तो क्वेश्चन कराने के मूड में था, लेकिन अब प्रॉपर्टीज़ का आप कह रहे हो तो चलो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। तो देखो जैसे मैंने एपी में लिखवाई थी ना प्रॉपर्टी, वैसे ही मैं अब जीपी के लिए लिखवाने वाला हूँ। तो देखो फर्स्ट कि अगर अपने पास ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ए बी सी अगर ये जीपी में है, अगर ए बी सी जीपी में है तो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। यस, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है सर, और यहीं से लिख सकता हूँ बी इज इक्वल्स टू रूट ए सी। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही जो चीज़ है, यही अपने को कहना चाह रही है कि बी जो है वो क्या है, बी इज़ ज्योमेट्रिक मीन। जैसे वहाँ पे a प्लस सी बाई टू नहीं आ रहा था ए एम में अर्थमेटिक मीन जब हम कर रहे थे, तो ऐसे ही यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन है, तो यहाँ पे रूट के अंदर हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे b जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है a एंड c का। ये आपने ए एम इज़ ग्रेटर देन जी एम टेक्निक जब मैं पढ़ाई थी, आपने मेरे को नहीं सॉरी मैंने आपको जब पढ़ाई थी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, तब भी यही बताया था। ठीक है, कि ज्योमेट्रिक मीन अगर किसी का निकालना हो तो क्या करना होता है, दोनों टर्म्स को प्रोडक्ट करो और उनका स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या निकल जाता है, ज्योमेट्रिक मीन निकल जाता है। ठीक है, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी। अब जैसे हम क्या कहते हैं, एपी में जब कुछ जोड़ रहे थे, घटा रहे थे ना, तो उस पर क्या हो रहा था, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन हम जीपी में तो जो रेशियो की बात करते हैं ना भाई, तो जीपी में अगर रेशियो की बात कर रहे हैं तो जोड़ और घटा तो नहीं सकते हैं, क्योंकि जोड़ने घटाने से तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा कि वो जीपी में रहेगा ही नहीं मोस्ट प्रोबेबली। तो देखो ठीक है, तो हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे सर, प्रोडक्ट और डिवाइड की करेंगे, क्योंकि तभी हम बात कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कि 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये जीपी में है। ठीक है सर, अब मैं अगर एक एक घटा दूं हर किसी में, तो देखो 1 बन गया, 3 बन गया, 7 बन गया, 15। क्या अब ये कुछ बचा, नहीं बचा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हम घटाने की बात नहीं कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात करेंगे। ठीक है,
तो देखो, यदि हर एक टर्म, इफ़ ईच टर्म ऑफ GP इज डिवाइडेड या मल्टीप्लाइड, या तो डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। यदि हर एक टर्म जो है या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस GP में ही रहेगी। रिजल्टिंग सीक्वेंस मस्ट बी इन GP। कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है, एकदम टनाटन चल रहा। देखो यहाँ तक भी ठीक है। अब हो सकता है कि अगर हम एक्सपोनेंट कर लें तो इफ ईच टर्म विल बी रेज्ड, सॉरी ईच टर्म को रेज नहीं करना है, किसी एक्सपोनेंट को लेना है। इफ़ वी टेक सम एक्सपोनेंट, कोई भी वैल्यू हो सकती है वो, इफ़ वी टेक सम एक्सपोनेंट और पावर टू ईच टर्म ऑफ GP, देन ऑल्सो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो किस में रहेगी? ऑल्सो रिजल्टिंग सीक्वेंस मस्ट बी इन GP। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कहना क्या चाह रहा हूँ सर मैं, मान लो कि अपने पास ये लिखा हुआ है कि इफ़ A1 A2 A3, अपने पास ये लिखा हुआ है कि A1 A2 A3 A4 ये सब GP में है, आर इन GP। तो देन इनका अगर मैं कुछ एक्सपोनेंट ले लेता हूँ, मतलब सबका लूँगा, लेकिन एक्सपोनेंट अब मैं अगर लूँगा तो कि A1 की पावर n, A2 की पावर n और A3 का पावर n, ऐसे ही मैंने ले लिया, तो भी ये GP में ही रहेगा। ठीक है, तो भी ये GP में ही रहेगा। समझ आ गया? GP में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल और, जैसे हम AP के अंदर क्या कर रहे थे, हम AP के अंदर ये कह रहे थे कि अगर A1 A2 A3 ऐसे कोई AP थी, ऐसे ही एक और AP थी B1 B2 B3, ऐसे कोई एक और AP थी, तो हम कह दे रहे थे कि हम अगर इनको जोड़ दें या घटा दें तो भी ये क्या रह रहे थे? AP ही रह रहा था। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया कि GP के अंदर हम जोड़ते घटाते नहीं है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे? डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। तो देखो क्या बनेगा कि इफ़, अगर मैं कह दे रहा हूँ कि इफ़ GP1 जो है अपने पास वो है A1 A2 A3 A4, ऐसे ही चल रही है, और GP2 जो है वो है B1 B2 B3 B4, ऐसे ही चल रही है। तो अब जो इनके टर्म्स का प्रोडक्ट कर लो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, या डिवाइड कर लो, तो A1 B1 A2 B2 A3 B3 और A4 B4 ये सब भी GP में ही रहेंगे। एंड अगर मैं इनका डिवाइड भी कर दूंगा कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का, तो भी ये किस में रहेंगे? GP में ही रहेंगे। A4 B4, समझे कि नहीं समझे? यस सर। एक चीज़ और आ जाती है, अब देखो कि अगर अपने पास ये है कि A1 A2 A3 A4 ये सब हैं GP में, तो मेरे को कोई कह रहा है कि देन इनका अगर मैं लॉग ले लूँ टर्म्स का, log A1 log A2 log A3, अगर मैं ये ले लेता हूँ तो ये देन आर इन AP, तो ये AP में हो जाएंगे, GP में नहीं। क्या लिखा है? AP में हो जाएंगे। सर ये कैसे हो जाएगा? प्रूफ है क्या सर इसका? कोई प्रूफ दे रहा हूँ नीचे। ठीक है, प्रूफ क्या है? देखो, टर्म्स हैं GP के अंदर। ठीक है, अपने को पता है कि अगर टर्म्स GP के अंदर हैं तो हमारी जो GP रहती थी वो जनरली क्या रहती थी सर? AR स्क्वेयर AR क्यूब AR4, ऐसे ही तो रहता था।
तो यहाँ पे बस A1 की जगह मैंने A लिख लिया, A2 की जगह AR लिख लिया, A3 की जगह AR स्क्वायर लिख लिया और AR क्यूब ऐसे लिखती हैं, ठीक है सर। अब देखो अपने को बोला गया कि लॉग लेना है, तो लॉग ले लो, ठीक है। लॉग AR हो गया, लॉग AR स्क्वायर हो गया, लॉग AR क्यूब हो गया, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लिया आप, टेकिंग लॉग, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग लेने के बाद ना आप कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाओ। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता दे रहा हूँ, वही प्रॉपर्टी आपको लगानी होंगी, ठीक है। देखो लगाओ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। देखो कुछ ही प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग लिखवा दे रहा हूँ मैं बीच में कहाँ, साइड में लिख दूंगा, चलो बीच में नहीं लिखता हूँ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, देखो क्या प्रॉपर्टी है सर। प्रॉपर्टी ऐसी कुछ है कि अगर ऐसा कहीं लिखा होगा log ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है, या एक्स वाई एन लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि स्पेसिफिक ना रहे, एक्स वाई एन। अगर मैं इसको अगर मैं लिखने जा रहा हूँ तो ये क्या वैल्यू होगी, देखो ये वैल्यू है कि ये सर ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा log x प्लस एन log y, ठीक है। आप सिर्फ ये प्रॉपर्टी ध्यान रखो। इसका सर डेरिवेशन ये कहाँ से आ रहा है, जब मैं फंक्शन चैप्टर या लॉगरिथमिक एक स्पेसिफिक, हो सकता है मैं एक अलग से चैप्टर बना दूँ लॉग का, या हो सकता है फंक्शन में पढ़ लें इसको, तब आप लोग समझ जाएंगे कि फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो सर लॉग ही रहा बिल्कुल। अब यहाँ पे पावर 1 है, तो अब ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा सर, यहाँ पे एक जो बीच का आपने प्लस साइन लगा दिया, प्लस साइन नहीं है कोमा साइन है, यस सर। तो ये बन गया अपना log a प्लस log r, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या बन गया, log a प्लस 2 log r, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या बन गया, log a प्लस 3 log r, ठीक है सर। अब देखो इनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो, इनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालो। देखो समझाने के लिए, इनका और इसका डिफरेंस निकाला तो log r आ गया, इसका और इसका डिफरेंस निकाला तो log r आ गया, इसका और इसका डिफरेंस निकाला तो log r आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ ना, एज वी कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम है वो सेम डिफरेंस। सो इट इज़ इन AP। तो जो मैंने प्रूफ दिया था कि log वाली जो टर्म्स हैं वो क्या बन जाएंगी, अपनी AP के अंदर हो जाएंगी, तो इसका प्रूफ भी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक नहीं। देखो आगे 6th नंबर प्रॉपर्टी। अब देखो जैसे मैंने वहाँ पे ये बताया था AP के अंदर कि सर अगर अपने को 3 टर्म्स का अगर सम करना था AP के अंदर, या 4 टर्म्स का सम करना था, तो हम जनरली क्या कर रहे थे, हम सर ये कर रहे थे कि a माइनस डी, a और a प्लस डी ले रहे थे, ठीक है। वैसे ही वहाँ पे तो सम की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होंगे सर, प्रोडक्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो जनरली जब यहाँ पे 3 टर्म्स या 4 टर्म्स लेनी होंगी हमें, तो हम क्या करेंगे, इन ए GP इफ वी हैव टू चूज 3 टर्म्स ऑफ GP, देन प्रेफरेबली हम क्या चूज़ करेंगे, देन प्रेफरेबली वी चूज या वी विल चूज़, जो भी तुम लिखना चाहो। तो वी गो विद लिख देता हूँ मैं, वी गो विथ a/r, a और AR। और अगर 4 टर्म्स अगर अपने को चुननी होंगी, यहाँ पे तो कितनी टर्म्स चुननी थी, 3 टर्म्स, तो अगर 4 टर्म्स चुननी हुई, 4 टर्म्स ऑफ GP होगी, तो फिर अपने को क्या लेना पड़ेगा भाई, a/r क्यूब, a/r, AR और AR क्यूब। वही सेम पैटर्न है पूरा, कोई डिफरेंस नहीं है, समझ गए, कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम ही है। यस सर समझ गए हम। अब देखो अभी ये तो हो गया अपने को, वो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज़। एक प्रॉपर्टी और बच गई, क्योंकि हमने वहाँ पे लास्ट जो AP पढ़ा था उसमें हमने सम भी इसी प्रॉपर्टी के अंदर ही लिखवा दिया था, तो यहाँ पे भी सम भी हम प्रॉपर्टी के अंदर ही लिख लेते हैं। कि देखो सर अब काफ़ी बार क्या होगा ना कि अपने को सम निकालना होगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, ठीक है। तो सर यहाँ पे भी ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ही है, ठीक है।
सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स लिख दूँ क्या फर्स्ट भी, या लिख लोगे खुद इतना तो लिख दीजिए सर। चलो लिख देता हूँ फिर ये भी मैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स के लिए ही है फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ। तो देखो अपने पास जो जीपी है वो है ए आर, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देता हूँ क्योंकि हम सम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब, ऐसे ही हम जा रहे हैं ए आर एन माइनस वन तक, ठीक है। तो जो एस एन बनेगा ना वो फॉर्मूला क्या बनेगा सर, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अगर आर जो है वो वन से बड़ा है, ठीक है, अगर आर जो है वो वन से बड़ा है तो, और ए वन माइनस आर एन वन माइनस आर कब, जब आर जो है वो वन से छोटा है। अब ध्यान ये रखना है कि आर कभी वन होना ही नहीं चाहिए, बट आर कांट भी वन, आर वन नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, आर वन नहीं हो सकता, ठीक। अगर आर वन से बड़ा होगा तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, आर वन से छोटा होगा तो ये लगा लेंगे। तो सर कभी उल्टा लगा दिया तो कुछ घपला होगा क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा, आपको बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा लो। लेकिन ये तो मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि अगर आर वन से छोटा है तो हम नीचे वाला अपन क्यों ही नेगेटिव बनाए जानबूझ के, ठीक है, वो तो अपने लिए ही सरदर्दी हो जाएगी अगर नेगेटिव बनाने बैठे तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है कि सम पॉजिटिव रखना है, और आर अगर वन से छोटा होगा तभी तो वन माइनस आर है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, क्योंकि अगर मैं आर माइनस वन करूँगा तो आर वन से छोटा है तो आर माइनस वन क्या हो गया, लेस देन जीरो आ जाएगा। तो इसीलिए आप ये ट्राई करो, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, ठीक है सर। और भी कुछ बचा के सर, या सारी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, ऑलमोस्ट सब प्रॉपर्टी खत्म हो गई हैं, अगर एक आधी कोई बची तो वो हम अभी देख लेंगे, ठीक है। तो सर वो जो आपने एक, या वो भी अभी बता देता हूँ, चलो फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर लेंगे एक साथ हम, ठीक है। क्या बता रहे हो सर अब देखो एट्थ प्रॉपर्टी क्या है, मैंने ना आप लोगों को लास्ट क्लास में ये बताया था कि इंसर्शन कर रहे थे हम एन अर्थमेटिक मीन का, कर रहे थे ना, हाँ सर कर तो रहे थे। तो वहाँ पे अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट कर रहे थे दो नंबर्स के बीच में, अब हम क्या कर रहे होंगे, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे होंगे दो नंबर्स के बीच में, ठीक है सर। तो इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन हम इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहली बात तो ज्योमेट्रिक मीन के अंदर जैसे ये अपन ने ए मान लिया और यहाँ पे मैंने G1 ऐड कर दिया, G2 कर दिया, G3 कर दिया, ऐसे ही Gn कर दिया और ये B हो गया। तो देखो वहाँ पे अर्थमेटिक मीन में जब हम दो नंबर्स के बीच में हम जब NAM घुसा दे रहे थे तो वो सीक्वेंस क्या बन रही थी, AP बन रही थी। तो यहाँ पे जब हमने GM घुसाए हैं तो ये क्या बन जाएगी भाई, GP बन जाएगी, सीधी बात है, कोई चेंज ही नहीं है, सब सेम है। हाँ सर सही कह रहे हो। तो अब टर्म्स कितनी है यहाँ पे अपने पास, टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स हैं सर n+2, ठीक है सर। तो लास्ट टर्म अपने को, फर्स्ट टर्म तो पता ही है यहाँ पे कितनी है, फर्स्ट टर्म है अपनी a और लास्ट टर्म कितनी है, लास्ट टर्म b है। तो यहाँ से मैं कॉमन रेशियो तो निकाल ही सकता हूँ ना, हाँ भाई निकाल सकते हो बिल्कुल, और निकालो, क्यों नहीं निकालेंगे, निकालिए सर। देखो अपने को पता है लास्ट टर्म b है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है सर, a फर्स्ट टर्म इंटू आर कॉमन रेशियो, किसके लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, लास्ट टर्म के लिए, ठीक है, या जो nth टर्म होती है वही तो फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे n बदल जाता है। देखो लास्ट टर्म होती है a इंटू आर उसकी पावर n-1, n कब, n-1 कब था, जब टर्म्स अपने पास n थी तब n-1 था। यहाँ पे टर्म्स कितनी है सर, यहाँ पे टर्म्स n+2 हैं, तो इसमें से एक कम करो, तो यहाँ पे जब मैं एक कम करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, n+2 और माइनस का 1, और ये टर्म कितनी है, b के बराबर है। हाँ सर क्लियर कट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो a r की पावर n+1 इज b हो गया, हाँ सर ठीक है ये भी। यहाँ से अगर मैं r की पावर n+1 निकालूँ तो कितना हो गया, b/a हो गया, ठीक है सर। अब जो ये पावर थी n+1, इस एक्सपोनेंट को उठा के मैं दूसरी तरफ अगर भेज दूँ तो मुझे क्या करना होगा सर, 1/n+1 से डिवाइड कर देना होगा पावर में, एक्सपोनेंट में, ठीक है। तो ये अपना आ गया है कॉमन रेशियो, ठीक है। और फर्स्ट टर्म अपने को पहले ही पता है a, तो क्या अब मैं पूरी GP लिख सकता हूँ सर, लेकिन मुझे तो GM से ही मतलब है ना, तो GM मतलब G1, और G1 जो है वो वास्तव में कौन सी टर्म है सर, G1 जो है वो वास्तव में सेकंड टर्म है। और सेकंड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेकंड टर्म के लिए सर a इंटू आर होता है, तो a तो अपना सेम है, r अभी निकाला, ये अपनी क्या हो गई, G1 हो गया,
ऐसे ही तुम G2 भी निकाल सकते हो। G2 क्या आएगा, ए आर स्क्वायर, तो ए तो अपना सेम है और b बाई ए और उसकी पावर 2n बाई, ये बन गया। कोई दिक्कत शंका यहाँ तक? ऐसे ही G3 निकाल लो, ए आर क्यूब ए इंटू बी बाई ए और उसका पावर 3n+1, ठीक है। ऐसे ही Gn की अगर मैं बात कर लूँ तो Gn कौन सी टर्म है भाई, ए आर एन, तो a इंटू बी की b बाई ए n/n+1। कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक? ये अपने क्या हैं, NGM जो हमने इंसर्ट करे थे, ठीक है सर। यस सर। अब देखो वहाँ पे, देखो वहाँ पे मैंने एक लाइन लिखवाई थी आप लोगों के लिए कि सम जो था ना सारे अर्थमेटिक मीन का, सारे अर्थमेटिक मीन का जो सम था वो क्या था सर, वो n टाइम्स था अर्थमेटिक मीन ऑफ a और b के बीच का, ठीक है। यस सर। यहाँ पे तुम प्रोडक्ट करके देखो सारे, यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें एडिशन में लग रही थी ना वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रोडक्ट में लगेंगी। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ NGMs, मतलब सब का प्रोडक्ट करके देखो, करो सर NGMs का प्रोडक्ट, देखो क्या बना फिर उससे। NGMs का अगर मैं प्रोडक्ट करा तो G1 G2 ऐसे ही G3 और हमें कहाँ तक करना है प्रोडक्ट, n तक, तो Gn, ठीक है। अब देखो इन सब का प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, तो G1 तो अभी मैंने निकाला कितना, a, तो लेकिन सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा ऐसे लिखेंगे तो? क्या ही कॉम्प्लिकेटेड, लिखते चलो b a की पावर n+1, फिर इंटू में a इंटू बी की b बाई ए 1/n a 2/n+1। इसी तरीके से चलो लास्ट वाली जो टर्म आ रही है वो है अपनी BAN/n+1। तो देखो मैं एक तो a की पावर तो सिंपली ऐड ही कर सकता हूँ क्योंकि a तो हर जगह 1 बार ही है। हाँ सर, तो यहाँ पे a की पावर कितनी हो जाएगी सर, n हो जाएगी। अब b बाई a की पावर ऐड करनी है अपने को ढंग से, थोड़ा साफ लिख देता हूँ, b बाई a की पावर ऐड करना है थोड़ा ढंग से। तो देखो 1/n+1 है, फिर 2/n+1 है, इसी तरीके से हम लास्ट तक जा रहे हैं n/n+1 तक, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो देखो क्या बन रहा है, b बाई ए तो सेम ही है और एलसीएम तो अपना n+1 ही है, और ऊपर जो आ रहा है सम आ रहा है वो 1 + 2 + 3 अप टू n तक आ गया, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, देखो किसके दो तरीके हैं सर, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर सम लिखा है ना ये होता है n इंटू n+1/2। कहाँ से आया सर, AP है ना सर, ये AP का सम तो निकालना आता ही है, तो वहाँ से सर आपने डायरेक्ट लिख दिया? हाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मुझे पता है, ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है। अब जो मैं, अगर मेरे को नीचे 2 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ सर, 2 जो a है अपना, a जो है उसको मैं क्या करता हूँ सर 2 इंटू n/2 लिख लेता हूँ, और यहाँ पे b बाई ए और n/2 है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, चलो नहीं करते हैं, आप लोग कह रहे हो तो हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुश रहो। ये a की पावर n हो गया, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये b का पावर n/2 हो गया, नीचे वाला a का पावर n/2 हो गया। अब तो कैंसिल कर सकता हूँ ना मैं इससे? हाँ सर कर लो, a का पावर n/2 इंटू b का पावर n/2, और ये मैं लिख सकता हूँ कि ab का पावर हाफ और उसका पावर n। तो ये इनडायरेक्टली बन क्या गया, ये बेसिकली बन गया √AB और उसका पावर n, प्रोडक्ट ऑफ NGMs, ठीक है। क्या बन गया ये, प्रोडक्ट ऑफ NGMs अपना। और इसको मैं लिखवा भी दे रहा हूँ नीचे कि जो अब प्रोडक्ट है अपना, ये तो मैंने प्रूफ दे दिया आप लोगों को, अब लिख लो आप कि प्रोडक्ट जो है NGMs का बिटवीन कोई भी दो नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ NGMs बिटवीन 2 नंबर्स इज इक्वल टू nth पावर ऑफ GM ऑफ दोज 2 नंबर्स। तो मैंने अपने यहाँ पे नंबर्स क्या थे, a और b थे, उन दोनों का GM निकाला तो √AB आ गया और उसका nth पावर हो जाएगा, तो उसका nth पावर ही लिखा है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब बढ़िया चला है, एकदम टनाटन चला, ठीक है। चलो सर यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो आगे, अब थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली जाए, या एक प्रॉपर्टी और बता दूँ सर? आई थिंक अब प्रॉपर्टीज़ की जगह हमें प्रैक्टिस ही करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सब कुछ हमने सीख लिया है
अब डायरेक्ट ही प्रैक्टिस ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो आप लोग कह रहे हो तो प्रैक्टिस ही कर लेते हैं फिर। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो फिर। तो हम जीपी पढ़ रहे हैं, तो जीपी के लिए आप लोगों को सम निकालना सिखा दूं क्या? अच्छा सर सम तो सीख लिया ना, अब और भी सम बच गया क्या? नहीं, सम तो हो गया है, मतलब कि आप लोगों को थोड़ा सा हल्का सा, चलो ट्रिग्नोमेट्री का टच देते हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है अपना कि सबसे पहला तो चलो ट्रिग्नोमेट्री वाला बाद में करते हैं, पहले ये करते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 consecutive terms, sum of first 3 consecutive terms of a GP। और घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट जीपी का हम थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट बचा है, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करके उसके बाद कंटिन्यूसली जीपी की प्रैक्टिस करेंगे 1 या 1.5 लेक्चर तक, ठीक है। इज 19 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216, ठीक। फाइंड करो एस एन, फाइंड क्या करना है? एस एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। करो फाइंड आउट, क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। सबसे पहली बात तो सर जब भी 3 दिखता है ना, तो आपने तो बता रखा है कि जब भी 3 लेने हो तो हम क्या लेते हैं, तो 3 टर्म्स वही लेनी है भाई, ए बाई आर, ए और ए आर। अब यहाँ पे सर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो प्रोडक्ट कर लो, ए बाई आर, ए मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई करो, और इसका जो प्रोडक्ट है वो 216 है। ए क्यूब इज इक्वल टू 216, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई सर? 6 आ गई। ए तो निकल गया, हाँ ए तो निकल गया, लेकिन आगे कुछ और भी दिया हुआ है कि सम दिया हुआ है कि 19 है, तो सम भी निकाल लो ऐसे ही, ए बाई आर प्लस ए और प्लस में ए आर जो है वो कितना है? 19 है। हाँ सर, लेकिन ए तो पता है ना कितना है? हाँ सर पता है, ये तो लिख दो भाई उसको कि 6 बाई आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो यहाँ से अब तुम देखो कि अगर मैं 6 घटा दे रहा हूँ तो 6 आर प्लस 6 बाई आर इज इक्वल टू 13 हो गया। हाँ सर बिल्कुल। अगर अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं अब इसको आर को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 6r² माइनस 13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। क्या इसको फैक्टराइज करना आता है आप लोगों को? बिल्कुल आता है सर। 6r² माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आ रहा है, 3r कॉमन आ गया सर, 2r माइनस 3 माइनस 2, 2r माइनस 3, बिल्कुल। तो देखो क्या बन गया फैक्टराइज होके, 3r माइनस 2 बन गया और 2r माइनस 3 बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से r की वैल्यू 2 आ जा रही है, एक तो 2/3 आ जा रहा है और एक r 3/2 आ जा रहा है, ठीक है। यस सर। अब आप लोगों का ना क्वेश्चन आसान करने के लिए, नहीं तो आसान करूं कि नहीं करूं? नहीं चलो छोड़ो, आसान नहीं करते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ना कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जीपी जो है वो बढ़ती हुई है कि कम होती हुई है, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है। तो आर की वैल्यू हम हटाएं कैसे? क्योंकि अगर ऐसा होता क्वेश्चन के अंदर कि जो जीपी है वो इंक्रीजिंग है तो हम आर जो है वो 1 से बड़ा ले लेते। अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है कि जो जीपी है वो डिक्रीजिंग है तो आर हम ये ले लेते, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। जब भाई कुछ क्वेश्चन में अगर मेंशन ही नहीं है और अपने को निकालना क्या है क्वेश्चन में, तो देख लूँ मैं पहले, हाँ एस एन निकालना है, तो ए अपने को पता चल गया, आर पता चल गया, तो भाई दोनों केस लेने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। फॉर आर इज इक्वल्स टू 2/3, तो एस एन क्या होगा सर? ए, और आर क्योंकि 1 से छोटा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ए कितना है सर? 6, 1 माइनस आर कितना है सर यहाँ पे? 2/3 एन, और 1 माइनस 2/3, हाँ सर करेक्ट है। अब देखो 1 माइनस 2/3 तो 1/3 हो गया, और ये 3 ऊपर उठ जाएगा तो 18 हो गया। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक? नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है एकदम टनाटन। तो अब ये देखो कि फर्स्ट टर्म क्या अपना जो है, क्योंकि हमने जो टर्म्स मानी थी ना भाई, अच्छा गलती कर दिया अपन ने, हाँ ये तो अपन ने देखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्ट ए लिख दिया। ए अपनी फर्स्ट टर्म होती है, ए की वैल्यू नहीं होती है। ए जो है वो ए की वैल्यू नहीं होती है, वो क्या होती है यहाँ पे, इससे पहले अपने को पूरी जीपी निकालनी पड़ेगी, नहीं तो हम ऐसी ही गलती कर देंगे दोबारा जो अभी मैंने करी। देखो अब इसमें जो जीपी निकालो,
जो जीपी हमने ली थी वो क्या ली थी, ए बाई आर, ए और ए आर, दोनों केस के लिए निकालो, ठीक है। 4 आर इज इक्वल्स टू 2/3 के लिए निकालो पहले तो ए अपना 6 है और ये 2 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर सेकंड वाला 6, उसके बाद फिर 6 को 2/3 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही एक टर्म और निकाल लो आगे निकालना चाहो तो, वरना इतना भी काफ़ी है। 4r इज इक्वल्स टू 3/2 के लिए भी निकाल लो, ठीक है। जब 3/2 अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ तो देखो r a कितना था 6 और ये कितना बन जाएगा सर, 4 बन जाएगा, फिर 6 बन जाएगा, फिर 9 बन जाएगा, फिर 27/2 बन जाएगा। ये अपनी जीपी बन रही है। अब लगाओ वो फॉर्मूला 4, जब r इज इक्वल्स टू 2/3 है जो कि लेस देन 1 है तो SN अपना क्या होगा, a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब 2/3 के लिए जो अपना फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, 9 है सर, 1 माइनस आर 2/3 उसकी पावर n और यहाँ पे 1 माइनस 2/3। अब ये नीचे 1/3 जो आएगा वो 3 ऊपर जाके 27 बन जाएगा। तो ये अपना हो गया एक पार्ट का आंसर। एक पार्ट तो हो गया यहाँ पे, लेकिन सर पूरा हो गया क्या, पूरा नहीं हुआ है अभी। 4r इज इक्वल्स टू 3/2 भी लेना पड़ेगा इस केस में अपने को। SN a r की पावर n-1 अपॉन r-1। a क्या है अब क्वेश्चन के अंदर, सर a है फर्स्ट टर्म इस वाले के लिए सर 4 है तो 4 लिखो, इंटू r की पावर 3/2 की पावर n-1 अपॉन 3/2 -1। जब यहाँ पे सोल्व किया तो 3/2 में से 1 कटेगा तो ये 1/2 बनेगा, 2 ऊपर चला जाएगा उठ के, तो ये 8 इंटू में 3/2 का पावर n-1 और यही अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ गए। तो एक अपना ये है, एक अपना ये है, दोनों ही अपने ही आंसर हैं, पड़ोसी के नहीं हैं। क्योंकि क्वेश्चन में मैं छोटा कर सकता था इसको चाहता तो, कैसे, वो एक लाइन ऐड करनी थी मुझे कि बस जीपी कैसी है अपनी, डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद सीधा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता सवाल, ठीक है। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आप लोगों के लिए, फिर हम इसके बाद की प्रैक्टिस हम करेंगे अगले लेक्चर में। देखो, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी, जहाँ पे वे फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, जहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो जो है वो ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल्स टू cos 2x माइनस 15 cos x प्लस 8 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने एक लाइन ऐड कर दी बस, कि अपने को इसमें फर्स्ट टर्म और जो कॉमन रेशियो है वो दिया नहीं है, ये अपने को निकालना है, ठीक है। वो दिया नहीं है, वो निकालना है। तो देखो fx इज इक्वल्स टू cos 2x माइनस 15 cos x प्लस 8। सबसे पहली चीज़, cos 2x का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है कि क्या होता है सर, 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1 माइनस का 15 cos x प्लस का 8। कोई दिक्कत शंका यहाँ तक नहीं सर। fx इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 15 cos x और प्लस में 7, ये भी ठीक है। कोई दिक्कत कोई शंका यहाँ तक नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। अब देखो, क्या आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो? निकालने को तो निकाल सकते हैं सर, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। निकालो तो फिर दिक्कत कहाँ है। ये फैक्टराइज कर लूँ सर, डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा है, ये फैक्टराइज तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन मैं अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दूँ तो ज़्यादा आसान पड़ जाएगा अपने को। ये कैसे, cos स्क्वायर x माइनस 15/2 cos x और प्लस 7। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि cos x माइनस 15/4 और इसका होल स्क्वायर अगर मैं बना दूं और यहाँ पे मैं 15/4 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, प्लस 7। करो, कुछ इससे फ़ायदा हो रहा हो तो।
फ़ायदा तो हो ही रहा है, तभी लिखा है मैंने, ऐसे तो नहीं लिखता ही नहीं मैं। देखो अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 कोस एक्स माइनस 15/4 का होल स्क्वायर माइनस में 2 to 5 अपॉन 8 प्लस 7, 2 to 5। देखो 2 कोस एक्स माइनस 15/4 का होल स्क्वायर माइनस में, अगर मैं इसको अगर सोल्व करने बैठा हूँ तो 56 घटाने हैं अपने को 2 to 5 से। ठीक, क्या बन जाएगा अभी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कोस एक्स माइनस 15/4 का होल स्क्वायर, और ये बन गया अपना 25 कम हुआ 175, 169/8 हो गया। हाँ ठीक है, अब देखो 169/8 तक तो ठीक है। अब अपने को ये पता है कि अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, चलो पहले मिनिमम से बात करते हैं। अगर पहले मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए इसकी, तो मुझे क्या करना होगा भाई, मिनिमम के लिए देखो मैं अगर ये करूँ, चलो आपको लिखवा ही देता हूँ कि -1 से 1 ही होता है कोस एक्स। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं -15/4 सब्ट्रैक्ट कर दूँ दोनों से, -15/4 अगर मैं दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो ये हो गया 1 - 15/4, कितना आ गया ये माइनस का 19/4, और ये अपना आ गया है कोस एक्स माइनस 15/4 जो कि अपना आ गया माइनस का 11/4। ठीक है, हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों को ये देखना है कि मेरे को क्यों लग रहा है कि कहीं एरर हुआ है, क्योंकि बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई। इतनी लंबी तो कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन चलो लिखते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है आप अपने पास। अगर कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है, मैं एक बार चलो फिर भी वेरीफाई कर लेता हूँ कि cos 2x अपना होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 15 cos x प्लस 8, तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स हो गया माइनस का 15 cos x हो गया प्लस का 8 हो गया। ठीक लिखा यहाँ तक तो हमने, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमने इसको फैक्टराइज कर दिया तो 15/2 cos x हमने लिख दिया, 2 बाहर आ गया अपना, और फिर हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, तो ये -2 × 15/2, यहाँ तक तो ठीक लिखा है, सही है कैलकुलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे करते हैं अटैम्प्ट, क्या पता सही कर रहे हैं। तो अब देखो अगर मैं इसको कैलकुलेशन, अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग करने जाऊँ, अब स्क्वेयरिंग करूँगा तो क्या होगा, ये 121/16 हो जाएगा, ये cos x माइनस 15/4 का होल स्क्वायर हो गया, और इधर 19 का स्क्वायर कितना होता है सर, 361/16। ठीक है, इसका ट्वाइस भी तो करना है, तो कर दो ट्वाइस भी, 121/8 ट्वाइस ऑफ cos x माइनस 15/4 का होल स्क्वायर, इधर आ गया 361/8। ठीक है, अब सर इसमें 169/8 घटाना भी तो है, तभी तो fx बनेगा, तो घटा भी दो भाई, किसका इंतज़ार कर रहे हो। -169/8 घटाया मैंने, तो 2 cos x माइनस 15/4 का होल स्क्वायर 361/8 माइनस 169/8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है यहाँ तक। तो देखो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है, ये बन गया -48/8, ये अपना fx ही है, और यहाँ पे अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 11 से 9 आ गया, नहीं सॉरी 2 आ गया, और यहाँ से 15 में से 6 9 आ गया, 192/8 हो गया। ठीक है, तो भी देखो -6 और fx 24, नहीं सही किया आपका ने, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं, क्योंकि नंबर बहुत ही परफेक्ट आ गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा था कि जो फर्स्ट टर्म है वो ग्रेटेस्ट है और कॉमन रेशियो जो स्मॉलेस्ट है, तो कॉमन रेशियो कितना आ गया यहाँ पे -6, और जो फर्स्ट टर्म है वो है ग्रेटेस्ट टर्म मतलब कि 24। अपने को निकालना क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर अपने को निकालना था सम, तो सम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, a इंटू r⁻n−1 अपॉन r−1, a की कितना है यहाँ पे 24, और a अपना 24 है, यस, और फिर ये अपना -6n हो गया, माइनस का 1 हो गया, -6 -1, तो ये अपना आंसर कितना आ गया, -24/7 और -6n−1। अब यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए इसका सम जो है वो अलग अलग आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन रेशियो ही -6 है, तो सम है वो नेगेटिव हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक,
क्वेश्चन समझ आ गया होगा और एक क्वेश्चन काफ़ी हमने अच्छा क्वेश्चन सोल्व किया है, क्योंकि क्या क्या हमने इसमें किया है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, एक फंक्शन दिया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसकी मिनिमम मैक्सिमम निकालो, फिर वहाँ से फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो मिलेगा और फिर हमें सम निकालना था जीपी के फॉर्मूले का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। तो आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करते रहिए और जो डाउट आए वो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और इसके आगे के जो लेक्चर रहेंगे एक छोटा सा हल्का सा मैं जीपी का कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लाइक एक तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी ये बताऊंगा, और फिर इसके बाद हम पूरे लेक्चर में प्रैक्टिस ही कर रहे होंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।